सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनित सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, और नहीं चल रही है तो आपसे पक्का बहुत अच्छी चलने वाली है, राइट? सो अगेन आपके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है, दैट इज इकोनॉमिक लॉज पेपर 6D CA फाइनल इलेक्टिव लॉ के लिए स्टूडेंट्स के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर इंस्टीट्यूट ने ना काफ़ी सारा सिग्निफिकेंट केस लॉज इशू करा है, और वो जो केस लॉज है उसका क्या करना है, आप प्लीज़ हमारे साथ डिस्कस करें व्हाट टू डू रिगार्डिंग द केस लॉज, एंड इफ पॉसिबल प्लीज़ एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो हमारे साथ डिस्कस कर लें। तो देखो, अगर मैं सिग्निफिकेंट केस लॉज की बात करूं तो यस, ICAI दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आपके लिए सिग्निफिकेंट केस लॉज की एक पूरी फाइल जारी करी थी, पूरी लिस्ट जारी करी थी, राइट? नियरली 48 केस लॉज हैं उसमें। लेकिन उस केस लॉ की फाइल में एक बहुत बड़ा इशू है। क्या इशू है? कि वो जो केस लॉज है ना, उन केस लॉज में ज्यादातर केसेस ऐसे हैं जो क्लियर ही नहीं है, जहां जजमेंट से क्लियर नहीं है। काफी सारे केसेस ऐसे हैं जो आज भी चल रहे हैं, जिसका जजमेंट अभी तक कंप्लीट आया ही नहीं है। सो दैट वाज द इशू इन दोज केस लॉज। इंस्टीट्यूट ने जो लैंग्वेज दिया था वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, काफी सारी चीजें क्लियर नहीं थी, राइट? एंड दैट इज वाई आई डिसाइडेड टू प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ फाइल्स फॉर दोज केस लॉज। 3 टाइप के फाइल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है। पहला, मैंने क्या करा कि उन सिग्निफिकेंट केस लॉज का आपको डिटेल्ड फाइल प्रोवाइड करा। उसमें जितने भी इंस्टीट्यूट ने केसेस डिस्कस किए हैं वो सारे केसेस हैं, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हैं। अगर आप ICAI का फाइल से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अगर आप मेरा वाला फाइल से पढ़ोगे तो ICAI की चीज़ें रिटेन करी है, बट क्लैरिटी ज़्यादा ऐड करी है, ठीक है? दूसरा जो मटेरियल मैंने आपके लिए केस लॉज के लिए रिलीज करा दैट इज द समरी मटेरियल। जो डिटेल्ड मटेरियल है केस लॉ का वो 82 पेजेस का है। तो 82 पेजेस का मटेरियल आप एक बार पढ़ सकते हो, बार बार नहीं पढ़ सकते हो। उसके बाद आपके काम आएगी समरी। तो मैंने आपके लिए एक समरी फाइल जारी करा जिसमें 15 पेजेस में मैंने वही सारे केस लॉज आपको दोबारा से दे दिए, ठीक है? 15 पेजेस में, मतलब उन केस लॉज का जिस्ट प्रोवाइड कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक लॉज जो है वो अगेन एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है। जो 15 पेजेस का समरी नोट्स है, 15 पेजेस का जो समरी केस लॉज है, वो भी ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स का था कि सर इंपॉर्टेंट केस लॉज बता दो कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो देखो भाई, ऐसे तो इंपॉर्टेंट बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई जजमेंट, जितनी अंडरस्टैंडिंग मुझे है, मैंने 15 केस लॉज फिल्टर आउट करे हैं फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स। तो फ्रॉम द 48 केसेस गिवन बाय द ICAI मैंने 15 केस लॉज की लिस्ट बनाई है। 4 पेजेस का एक फाइल आपको प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर हर एक केस का नाम, द रूलिंग ऑथोरिटी जिसने जजमेंट सुनाया है, द की टेक अवे ऑफ द केस, वो सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट केस लॉ फाइल, ठीक है? तो ये तीनों फाइल्स आपको अपना मेंटर वेबसाइट में मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और वो जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, 15 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, उनके की टेक अवेज में इस वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। तो आपको वो जो 15 इंपॉर्टेंट केस लॉज का फाइल अवेलेबल है मेरे वेबसाइट में और टेलीग्राम चैनल में, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है और मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ जाना है, राइट? कुछ चीजें मैं एडिशनल भी बताऊंगा आपको अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द फाइल। तो 15 इंपॉर्टेंट केस लॉज दैट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, जिसके फैक्ट्स आपको याद रख लेने चाहिए, जिसका क्रक्स आपको याद रख लेना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। तो देखना, CA फाइनल इलेक्टिव पेपर 6D इकोनॉमिक केस लॉज, 15 इंपॉर्टेंट केस लॉज की टेक अवेज, इसमें मैंने दे दिया है कि एटलीस्ट आप साथ में रेफरेंस के लिए समरी फाइल तो रेफर कर ही लीजिएगा, अगर आपके पास डिटेल्ड फाइल रेफर करने का टाइम ना भी हो। तो पहले आते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 में, कंपटीशन एक्ट 2002 में। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर हमने 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज पिकअप करे हैं। पहला जो केस लॉ है वो रेलिवेंट मार्केट के ऊपर बेस्ड है, कि रेलिवेंट मार्केट कैसे डिसाइड होगा। रेलिवेंट मार्केट का कॉन्सेप्ट याद है ना आपको? रेलिवेंट मार्केट, रेलिवेंट प्रोडक्ट, ये हमने कंपटीशन एक्ट में डिस्कस करा है कि CCI डिसाइड करता है कि व्हाट इज द रेलिवेंट मार्केट, व्हाट इज द रेलिवेंट प्रोडक्ट, किन फैक्टर्स के ऊपर रेलिवेंट मार्केट डिसाइड किया जाता है, किन फैक्टर्स के ऊपर रेलिवेंट प्रोडक्ट डिसाइड किया जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर के अंदर। और दूसरा केस एक भारतीय आइडल का केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो अगेन ये 2 केसेस हमने लिए हैं। तो पहला केस है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का, दैट इज ये जो केस है दिस इज बिटवीन द हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स LLP एंड इजियोत एशिया पैसिफिक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? और यहां पे जो रूलिंग ऑथोरिटी है वो कौन सी है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया खुद है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, इस पर्टिकुलर केस में क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, देखना आप साथ साथ नोट डाउन कर लोगे कुछ एडिशनल बातें। तो इस क्वेश्चन में डिसाइड हुआ, इस केस में डिसाइड हुआ हाउ टू डिसाइड द रेलिवेंट मार्केट। आखिर रेलिवेंट मार्केट कैसे डिसाइड होगा? तो देखो, रेलिवेंट मार्केट कैसे डिसाइड होगा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंपटीशन एक्ट 2002 में दिया हुआ है, कि किसका कितना मोनोप्ली है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है उस मार्केट में, है ना? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये बहुत सारा फैक्टर्स है जो कंपटीशन एक्ट में दिया है।
इस पार्टिकुलर जजमेंट के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि देखो भाई उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए सीसीआई फैसला लेता है कि ये जो मार्केट है ये रेलिवेंट मार्केट है कि नहीं है। अब मान लो सपोज एक कंप्लेन आता है सीसीआई के पास कि इस फलाना कंपनी ने अपने डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज किया है। सो अगर ऐसा केस सीसीआई के सामने आता है तो सीसीआई बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करता है कि सबसे पहले वो जो एंटिटी है वो डोमिनेंट है कि नहीं है, डोमिनेंस डिसाइड करता है सीसीआई। उसके बाद वो मार्केट रेलिवेंट है कि नहीं, वो प्रोडक्ट रेलिवेंट है कि नहीं। अब यहां पे ये जो पार्टिकुलर केस है ये सिर्फ रेलिवेंट मार्केट के रिस्पेक्ट में है। तो अब जो भी मेजॉरिटी ओपिनियन होता है ना सीसीआई में, उसको कंसिडर करना पड़ता है। सीसीआई के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, चेयरपर्सन होगा, लेकिन जो भी मेजॉरिटी ओपिनियन होगा ना सीसीआई में, उसको कंसिडर करना होगा टू डिसाइड द रेलिवेंट मार्केट। आई बिलीव दैट इज क्लियर। लेकिन कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर क्या होता है कि जो डिसेंटिंग ओपिनियन होता है उसको भी पब्लिश किया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कि मान लो चेयरपर्सन का ओपिनियन कुछ और था, बाकी मेंबर्स का ओपिनियन कुछ और था। चेयरपर्सन का ओपिनियन था कि ये मार्केट रेलिवेंट मार्केट नहीं है, बाकी सारे मेंबर्स का ओपिनियन था कि ये मार्केट रेलिवेंट मार्केट है। तो सीसीआई के अंदर बोला गया है कि ये जो डिसेंटिंग ओपिनियन है इसको भी पब्लिश किया जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है। अब इस पार्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ, इस पार्टिकुलर केस के अंदर ये जो कंपनी थी दैट इज डायग्नोस्टिक्स एलएलपी, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पेशल काइंड ऑफ एमआरआई मशीन्स। एमआरआई मशीन्स आपको समझ आता है, राइट? तो दे यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पेशल काइंड ऑफ एमआरआई मशीन्स, दैट इज द स्टैंडिंग एमआरआई मशीन्स या फिर टिल्टिंग एमआरआई मशीन्स। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ एमआरआई मशीन्स ये लोग बनाते थे। तो सीसीआई ने क्या बोला, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि ये जो रेलिवेंट मार्केट है ना, जो रेलिवेंट मार्केट है दैट इज द मार्केट फॉर द टिल्टेड एमआरआई मशीन्स। ठीक है। सीसीआई ने बोला कि जो रेलिवेंट मार्केट है दैट इज द मार्केट फॉर द टिल्टेड एमआरआई मशीन्स। लेकिन सीसीआई चेयरमैन इस बात से एग्री नहीं करता था। सीसीआई के चेयरपर्सन ने बोला कि हम सिर्फ टिल्टेड एमआरआई मशीन्स को रेलिवेंट मार्केट क्यों माने, मार्केट में जितने भी तरीके के एमआरआई मशीन्स पाए जाते हैं उन सारे मशीन्स को हम रेलिवेंट मार्केट मानेंगे। ठीक है जी। तो मेजॉरिटी ऑफ सीसीआई ने क्या बोला कि ये लोग जो डेडिकेटेड एमआरआई मशीन्स बना रहे हैं उसको रेलिवेंट मार्केट मानेंगे। लेकिन सीसीआई चेयरमैन को क्या लगता है, सीसीआई चेयरपर्सन को लगता है कि मार्केट में जितने भी तरीके के एमआरआई मशीन्स अवेलेबल हैं उन सारे के सारे मशीन्स को ओवरऑल रेलिवेंट मार्केट मानेंगे। ठीक है। अब डिसाइड कौन सा ओपिनियन होगा बताओ, मेजॉरिटी ओपिनियन डिसाइड होगा कि माइनॉरिटी ओपिनियन डिसाइड होगा? मेजॉरिटी ओपिनियन डिसाइड होगा। लेकिन जो डिसेंटिंग ओपिनियन है उसको भी पब्लिश कर दिया जाएगा। तो इस पार्टिकुलर केस में भी जो मेजॉरिटी ओपिनियन है उसी को माना गया। ये माना गया कि जो टिल्टिंग एमआरआई मशीन्स है, जो स्टैंडिंग एमआरआई मशीन्स है, वही डेडिकेटेड मार्केट है, वही रेलिवेंट मार्केट है। इस पार्टिकुलर केस में ऐसा डिसाइड किया गया कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस हुआ है और अकॉर्डिंगली पेनल्टी इंपोज की गई। एक नोट आप यहां पे लिख दीजिएगा दैट इन दिस पार्टिकुलर केस इट वाज डिसाइडेड दैट abuse of dominant position took place and accordingly penalty was imposed। ठीक है ना, accordingly penalty was imposed। तो केस बड़ा सिंपल है। हो सकता है कि आपको वो एक केस सिनेरियो में दे दे कि भाई एक पार्टिकुलर कंपनी है, वो टिल्टिंग एमआरआई मशीन्स बनाती है, बहुत सारे मार्केट में एमआरआई मशीन्स अवेलेबल हैं, है ना। अब ये केस सीसीआई के सामने गया तो बताओ भाई रेलिवेंट मार्केट कौन सा है। तो अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि दिस इज रिलेटेड टू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस। उसके बाद कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर जो अगला केस है जो आपको पता होना चाहिए जिसके बारे में, सीसीआई वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड। सीसीआई वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड। तो भारती एयरटेल लिमिटेड का केस है। अब ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सा है? ट्राई, है ना। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सा है? ट्राई। लेकिन जब भी कंपटीशन से रिलेटेड बातें आती हैं तो रेलिवेंट अथॉरिटी कौन सी होती है? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सवाल ये उठता है कि भाई जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं उनका खुद का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ट्राई, और कंपटीशन रिलेटेड जब मामले आती हैं तो कौन जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है? सीसीआई एक्सरसाइज करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सीसीआई ऑलरेडी कंपटीशन मैटर्स में जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है तो इन दैट वेरी सिचुएशन क्या ट्राई के पास कोई भी जुरिस्डिक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू द टेलीकॉम कंपनीज? दिस इज द क्वेश्चन। तो लॉजिकली सोचो क्या होगा, ऑलरेडी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना हुआ है टेलीकॉम कंपनीज के लिए दैट इज ट्राई, और एक और अथॉरिटी आ गया सीसीआई फॉर कंपटीशन रिलेटेड मैटर्स। तो लॉजिकली सोचो और बताओ कि सबसे पहले अगर कोई भी प्रोसीडिंग होगा वो कौन हैंडल करे? अगर टेलीकॉम कंपनीज के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग होगा सबसे पहले कौन हैंडल करे? जुरिस्डिक्शन किसके पास होना चाहिए? ट्राई के पास होना चाहिए। ट्राई के बाद सीसीआई का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो मदर अथॉरिटी है, जो मदर रेगुलेटरी बॉडी है, आप उसको तो बाहर नहीं कर सकते हैं ना। तो सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि देखो सबसे पहले जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सीसीआई है दैट इज नॉट एक्सक्लूडेड बाय ट्राई एक्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले जुरिस्डिक्शन जो भी प्रोसीडिंग्स है वो ट्राई के अंदर होगा। ट्राई के बाद सीसीआई के अंदर एक फॉलो अप जुरिस्डिक्शन हो सकता है। कंपटीशन एक्ट के अंदर क्या हो सकता है, एक फॉलो अप जुरिस्डिक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले ट्राई में सर डालो मामला, सबसे पहले ट्राई, उसके बाद फॉलो ऑन जुरिस्डिक्शन का पावर सीसीआई के पास है। तो ऐसा नहीं है कि ट्राई के पास पावर है तो सीसीआई के पास नहीं है, या सीसीआई के पास पावर है तो ट्राई के पास नहीं है। सबसे पहले ट्राई एक्सरसाइज करेगा जुरिस्डिक्शन और उसके बाद सीसीआई एक्सरसाइज करेगा। लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन रिलेटेड मैटर्स में जो सुप्रीम पावर होगा वो सीसीआई होगा। तो अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां सीसीआई विल ओवर रूल, दो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। तो यहां कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर क्या हो गया, हमारे दो जजमेंट्स हो गए। पहला हाउस ऑफ डायग्नोस्टिक्स एलएलपी एंड एजियोटिक एशिया पैसिफिक डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा सीसीआई वर्सेस भारती एयरटेल्स लिमिटेड, ठीक है। अब रेरा 2016 दैट इज रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 के ऊपर भी हमने दो केस लॉज यहां पे पिकअप किया है, ठीक है। केसेस का नाम याद रखो तब भी ठीक है, नहीं रखो तब भी ठीक है। मेजर्स ऑफ M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस डॉक्टर दिनेश शर्मा एंड अनदर, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। नाम याद नहीं होगा, खाली याद रख लेना दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। और एनीवेज इकोनॉमिक लॉस के अंदर आपके पास इंडेक्सेशन का बेनिफिट है। अब इस पार्टिकुलर केस के अंदर क्या डिसाइड हुआ, क्या क्वेश्चन था, वेदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू अलॉटीज ऑब्लिक द होम बायर्स अंडर रेरा। कि अगर हम बात करते हैं अलॉटीज की, या जो लोग होम बायर्स है रेरा के अंदर, तो इन दैट सिचुएशन रेरा स्टैब्लिश किया गया है, रेरा के अंदर ऑथोरिटी स्टैब्लिश की गई है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, अलॉटीज के साथ कुछ भी गलत होता है, तो ऑथोरिटी स्टैब्लिश किया गया रेरा एक्ट के अंदर टू गिव देम द रिलीफ। बट साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स भी हैं, तो अगर वो कंज्यूमर्स हैं तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी रिलीफ के लिए जा सकते हैं। तो सवाल ये उठा कि अगर अलॉटिस को ऑलरेडी रेरा का बेनिफिट दे दिया गया है तो क्या वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी जा सकते हैं, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। भाई सिंपल सी चीज है, आपके पास एक घर ऑलरेडी था, आपने बंगलो परचेज कर लिया, तो बंगलो परचेज कर लिया इसका मतलब ये थोड़ी है आपके पास घर का राइट चला गया। तो यहां पे भी क्या है, वो कंज्यूमर है, क्योंकि वो कंज्यूमर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो वो जा ही सकता है। और क्योंकि अब रेरा एक्ट बन गया उसके लिए, तो वो रेरा के अंदर भी जा सकता है, मतलब वो दोनों जगह जा सकता है। तो ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ है कि भाई होम बायर्स कहां नहीं जा सकते, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं जा सकते। जो रेरा एक्ट है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है दोनों कॉन्करेंट है। It means that the home buyers can commence proceedings under the CP Act 1986 as well against the developers even after the commencement of RERA। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक अलॉटी है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सूट फाइल कर रहा है अगेंस्ट द डेवलपर, और डेवलपर कह रहा है नहीं भैया तुमको रेरा के अंदर जो करना है करो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बिकॉज रेरा इज एप्लीकेबल। तो इन दैट वेरी सिनेरियो क्या हो जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि वो जो कंज्यूमर है वो सही है, ही इज लीगली इंटाइटल्ड टू गो टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉरम एज वेल। और ये जजमेंट किसका है, दिल्ली हाई कोर्ट का है। उसके बाद रेरा के अंदर जो अगला जजमेंट हमने लिया है दैट इज हरियाणा रेरा का एक जजमेंट है, सिमी सिक्का वर्सेस मेजर्स इमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड। अब इसमें क्या बोला हुआ है, हमें पता है कि रेरा जो है वो कुछ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जामिशन दिया गया है रेरा से। हमने डिस्कस किया है कि अगर 500 स्क्वायर फीट से कम है या फिर 8 अपार्टमेंट नहीं बना है तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या होता है कि रेरा एप्लीकेबल नहीं होता है ना। रेरा एप्लीकेबल होता ही है उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जहां 500 स्क्वायर फीट से ज्यादा है या 8 अपार्टमेंट से ज्यादा है, तो वहां रेरा एप्लीकेबल होता है। लेकिन अब यहां पे बोला गया कि वो जो एग्जामिशन है वो रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा के लिए है। इस जजमेंट के लिए बोला गया कि वो जो एग्जामिशंस दिए गए हैं वो किस चीज के लिए दी गई है, वो दी गई है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा। अगर किसी प्रॉपर्टी को रेरा के अंदर रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि रेरा एप्लीकेबल वहां नहीं है। क्या मतलब हो गया सर इसका, देखो ये पार्टिकुलर चीज क्यों निकल के आई। फिर आप बोलोगे सर अगर आप ऐसा कह रहे हो कि भाई जो रेरा है वो सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही एप्लीकेबल है तो एग्जाम्पशन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देखो इस केस के अंदर क्या बोला, इस केस के अंदर बोला कि फ्यू प्रॉपर्टीज आर एग्जम्प्टेड टू बी रजिस्टर्ड अंडर रेरा, लेकिन इफ दे आर एग्जम्प्टेड टू बी रजिस्टर्ड अंडर रेरा इट डज नॉट मीन दैट द रेरा इज नॉट एप्लीकेबल टू देम। ऐसा क्यों बोला गया, देखो इसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स आर कवर्ड फॉर लैंड टाइटल डिफेक्ट लायबिलिटी। क्या बोला हुआ है, ऑल रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स आर कवर्ड फॉर लैंड टाइटल डिफेक्ट लायबिलिटी। क्या मतलब हो गया, मान लो जिस लैंड के ऊपर रियल स्टेट प्रोजेक्ट बन रहा है वो उस लैंड का टाइटल ही डिफेक्टिव है,
मिस्टर राम प्रमोटर हैं, उनके पास एक बड़ा सा लैंड है, उसमें उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन बाद में पता चला कि मिस्टर राम उस लैंड के ओनर है ही नहीं और उस टाइटल ऑफ लैंड क्या है, वो डिफेक्टिव है। तो इन दिस वेरी सिनेरियो वो जो अलॉटीज होंगे वो अलॉटीज कहां जाएंगे अगर उनको रेरा का प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया है ना। तो इसीलिए बोला गया है इन दिस पर्टिकुलर केस कि if the title of the land is defective in which real estate project is made, then RERA will also be made applicable on those projects। कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था कि वो जो लैंड था, उस लैंड का जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था, और बाद में जब अलॉटीज रेरा अथॉरिटीज के पास गई तो प्रमोटर्स का कहना था, बिल्डर्स का कहना था कि भाई रेरा तो एप्लीकेबल ही नहीं है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप रिलीफ दे ही नहीं सकते। तो अकॉर्डिंगली अथॉरिटी ने बोला कि नहीं भैया, अगर टाइटल ऑफ लैंड डिफेक्टिव है जिसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना है तो रेरा उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, ताकि हम उन अलॉटीज को रिलीफ दे सकें, ताकि हम क्या कर सकें सर, उन अलॉटीज को रिलीफ दे सकें। ठीक है ना। तो दिस आर द टू केस लॉज दैट यू नीड टू रिमेंबर अंडर द रेरा पार्ट। अब आ रहे हैं हम आईबीसी केस लॉज के अंदर, आईबीसी के केस लॉज के अंदर, और आईबीसी के जो केस लॉज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो कमिंग टू द आईबीसी जजमेंट्स, दैट इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। एक सेक्शन 8 के ऊपर बेस्ड है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दूसरा सेक्शन 14 के ऊपर बेस्ड है, और तीसरा सेक्शन 24 के ऊपर बेस्ड है। तीनों के तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, द फर्स्ट केस दैट इज द मैक्वेरी बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेक्शन 8 के ऊपर बेस्ड है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है। अब आपको याद होगा सेक्शन 8 ऑफ आईबीसी कोड में हमने क्या डिस्कस किया था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर डिमांड नोटिस सबमिट करता है, राइट। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करता है, एक डिमांड नोटिस डिलीवर करता है ऑन द ऑकरेंस ऑफ डिफॉल्ट। तो जब डिफॉल्ट अराइज होता है, जब डिफॉल्ट इंकर होता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर ने पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर दिया होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करता है, एक डिमांड नोटिस डिलीवर करता है। दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कस्ड, हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वहां पे कि किस तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी के पास जाता है, एनसीएलटी के पास जाने से पहले किस तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या करना पड़ता है, एक डिमांड नोटिस सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद अगर पैसा नहीं मिला तब जाके ऑपरेशनल क्रेडिटर एनसीएलटी के पास जा सकता है। वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डिमांड नोटिस खुद डिलीवर नहीं किया, और ऑपरेशनल क्रेडिटर के बिहाफ में उसके ऑथराइज्ड एजेंट ने, उसके लॉयर ने डिमांड नोटिस डिलीवर किया। ठीक है। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने खुद डिमांड नोटिस डिलीवर नहीं करा, और उसके बिहाफ में क्या हुआ कि जो उनका ऑथराइज्ड एजेंट है, उनका ऑथराइज्ड लॉयर है, उन्होंने डिमांड नोटिस डिलीवर किया। अब कभी कभी ना फालतू की बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब लड़ाई किस बात पे हो गया कि ऑपरेशनल क्रेडिटर ने खुद डिमांड नोटिस डिलीवर क्यों नहीं किया। गलत हुआ है भाई, ऑपरेशनल क्रेडिटर को खुद डिमांड नोटिस डिलीवर करना चाहिए था, उसका ऑथराइज्ड एजेंट, उसका लॉयर उसके बिहाफ में डिमांड नोटिस डिलीवर नहीं कर सकता, ऐसा कॉर्पोरेट डेटर ने बोला। आप बताओ गलत बोला या सही बोला। लॉजिक क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर अपनी जगह क्या अपने ऑथराइज्ड एजेंट को या लॉयर को ऑथराइज कर सकता है टू डिलीवर द डिमांड नोटिस। आंसर क्या होना चाहिए, आप लॉजिकली बोलोगे कि आंसर यस होना चाहिए। तो जो लॉजिक आपको लग रहा है वही लॉजिक सुप्रीम कोर्ट को लगा, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला कि ऑथराइज ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है डिमांड नोटिस, खुद भी डिलीवर कर सकता है, और अपने ऑथराइज्ड एजेंट को, लॉयर को ऑथराइज भी कर सकता है। एनसीएलटी ने पहले बोला था कि ऑपरेशनल क्रेडिटर को खुद ही डिमांड नोटिस डिलीवर करना होगा। इस पार्टिकुलर जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी को ओवर रूल कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया दैट द लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन इश्यू अ डिमांड नोटिस ऑफ एन अनपेड ऑपरेशनल डेब्ट। सो सेक्शन 8 के ऊपर बेस्ड है, काफी इंपॉर्टेंट केस लॉ है, मैक्वेरी बैंक लिमिटेड वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। उसके बाद अगला केस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामाकृष्णन, है ना। सेक्शन 14 के ऊपर बेस्ड है, दैट इज सेक्शन 14 मॉरेटोरियम। तो हमने डिस्कस करा है कि मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर कॉर्पोरेट डेटर को कोई भी एसेट वगैरह बेचा नहीं जा सकता, कोई भी एसेट वगैरह मॉर्गेज नहीं हो सकता, है ना। वो जो मॉरेटोरियम का टाइम है 180 डेज, वो एक रिवाइवल टाइम दिया जाता है कॉर्पोरेट डेटर को कि आप क्या करो, अपने आप को रिवाइव करो। तो मॉरेटोरियम का जो टाइम पीरियड है उसमें 180 डेज का एक टाइम पीरियड दिया जाता है, एक रिवाइवल टाइम दिया जाता है कॉर्पोरेट डेटर को कि आप अपने को रिवाइव कर सको। अब सवाल ये उठा कि कॉर्पोरेट डेटर के जो पर्सनल गारंटर्स हैं, कॉर्पोरेट डेटर के जो पर्सनल गारंटर्स हैं, क्या उनके ऊपर भी मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा, जिन्होंने कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ में पर्सनल गारंटी दी है। Whether section 14 would apply to personal guarantors of corporate debtors or not, that was the question that came into place। अब यहां पे लॉ के अंदर क्लैरिटी नहीं थी,
लॉ में ये जो क्लैरिटी है वहां मिसिंग था, ठीक है ना। तो लॉ में क्लैरिटी मिसिंग था, कुछ लॉयर्स लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का मतलब निकालते थे, कुछ लॉयर्स लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ से मतलब निकालते थे। लॉ के अंदर क्लैरिटी मिसिंग था कि सेक्शन 14 पर्सनल गारंटर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर को एप्लीकेबल है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां डिस्प्यूट खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां हेड करा कि ये जो मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर्स के ऊपर एप्लीकेबल है, उनके पर्सनल गारंटर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब मॉरेटोरियम पीरियड के वक्त भी पर्सनल गारंटर्स को फोर्स किया जा सकता है टू पे फॉर एनी डेब्ट्स, and the moratorium period is not going to save the personal guarantors of a corporate debtor। तो ये जो जजमेंट है एसबीआई वर्सेस रामाकृष्णन का, दिस इज वेरी हार्श ऑन पर्सनल गारंटर्स, है ना। ये जो जजमेंट है दिस इज वेरी वेरी हार्श ऑन पर्सनल गारंटर्स। तो अगेन इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। वेदर सेक्शन 14 वुड अप्लाई टू पर्सनल गारंटर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स और नॉट। हो सकता है कि लॉ के अंदर बाद में अमेंडमेंट आ जाए इसको ओवर रूल करने के लिए। एज ऑफ नाउ ये पोजिशन है कि मॉरेटोरियम का जो कॉन्सेप्ट है दैट would not apply to personal guarantors of a corporate debtor, so you have to be very very clear about it। उसके बाद जो अगला जजमेंट है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का, दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 24, दैट इज मीटिंग्स ऑफ द सीओसी। इंडियन ओवरसीज बैंक का जजमेंट है के शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक एंड अदर्स। ओआरएस मतलब होता है अदर्स, एएनआर मतलब होता है अनदर। अब इस पार्टिकुलर जजमेंट के अंदर क्या हुआ, पहले इसके अंदर क्या क्वेश्चन अराइज हुआ, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। Scope of NCLT jurisdiction to inquire into the justness of the rejection of resolution plan, question mark। Scope of NCLT jurisdiction to inquire into the justness of rejection of resolution plan, this is the main question। कि रिजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया है तो एनसीएलटी का कितना जुरिस्डिक्शन है टू इंक्वायर इनटू द जस्टनेस ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। अब इस पार्टिकुलर केस में क्या हुआ था, आपको याद होगा कि पहले जो रिजोल्यूशन प्लान था उसको अप्रूव करने के लिए 75% ऑफ वोटिंग पावर्स का अप्रूवल चाहिए होता था ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है ना। 75% का अप्रूवल चाहिए होता था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट आ गया, और अमेंडमेंट के थ्रू 75% को 66% कर दिया गया कि अगर 66% वोटिंग शेयर के द्वारा भी रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव किया जाएगा तो उसको अप्रूव्ड माना जाएगा। तो पहले 75% था, फिर 66% हो गया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो। पहले जब ये अमेंडमेंट फोर्स में नहीं था, मतलब पहले 75% का जब रिक्वायरमेंट था, उस वक्त मान लीजिए लेट अस से कि 66.5% वोटिंग शेयर आया था, 66.5% वोटिंग शेयर रिजोल्यूशन के फेवर में था। लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस वक्त रिक्वायरमेंट 75% थी तो ये रिजोल्यूशन प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाद में जब अमेंडमेंट आ गया और 66% को इंक्रीज करके 75% कर दिया गया तो इन दैट वेरी सिनेरियो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को लगा कि हमारा जो वोटिंग परसेंटेज था वो तो 66.5 था, यानी 66 से ज्यादा था। अब तो अमेंडमेंट आ गया है, अब तो 75% हो गया है, तो वो जो रिजोल्यूशन प्लान हमारा रिजेक्ट हो गया था उसको भी अप्रूव करवा लेते हैं और वो एनसीईआरटी के पास चला गया, ठीक है ना, वो एनसीईआरटी के पास चला गया, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई जो भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं आते हैं। तो जब भी ये 75% का अमेंडमेंट आया उसके बाद से जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा वहां 66% देखना है। जब भी अमेंडमेंट आया 75 टू 66 वाला, उसके बाद से जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होगा वहां 66% देखना है। उससे पहले जो भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था वहां 75 भी देखना है, वहां 66% को देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। दैट वाज समथिंग दैट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो अगेन आईबीसी का छोटा सा जजमेंट है। उसके बाद आते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। अगेन इसके दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, पहला अपीलेट ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो मेजर्स पीएमटी मशीन्स लिमिटेड वर्सेस द डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट दिल्ली, यानी यहाँ पे जो केस हुआ है वो किसका हुआ है, पीएमटी मशीन्स लिमिटेड वर्सेस द डेप्यूटी डायरेक्टरेट का हुआ है। अब इस पार्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ, इस पार्टिकुलर केस के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है पॉमला वर्सेस आईबीसी। आप लॉजिकली सोच के बताओ कि पॉमला वर्सेस आईबीसी का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो कौन जीतेगा, ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा ताकतवर कौन है, पॉमला या आईबीसी। तो यू नो वेरी वेल दैट आईबीसी इज मोर पावरफुल बीइंग ए कोर्ट, आईबीसी विल ओवरराइड पॉमला। इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ।
राइट इस केस के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। हुआ क्या, जो कंपनी था पीएमटी मशीन्स, उनके खिलाफ सीआरपी प्रोसेस चालू हो गया, उनके खिलाफ सीआरपी प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है, अब सीआरपी प्रोसेस चालू होने के बाद जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है पॉमला के अंदर, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो कंपनी के प्रॉपर्टीज को अटैच करना चाहता था। वो प्रॉपर्टीज जो मॉर्गेज की गई हैं इन फेवर ऑफ बैंक्स, जो बैंक्स के फेवर में मॉर्गेज की गई हैं, उनको अटैच करना चाहता था। ठीक है, अब वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो मॉर्गेज की गई हैं इन फेवर ऑफ बैंक्स एंड फर्दर दे वर नॉट परचेज्ड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मतलब ये स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से खरीदा हुआ है, ऐसा स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि वो प्रॉपर्टी ब्लैक मनी से परचेज किया हुआ है, ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, वो जो प्रॉपर्टी है वो बैंक के फेवर में मॉर्गेज्ड है, आईबीसी कमेंस हो चुका है। तो पहली चीज आईबीसी कमेंस हो गया, दूसरी चीज जो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज है वो बैंक्स के फेवर में है, और तीसरी चीज वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से परचेज नहीं की गई है, और चौथी चीज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा है, उन प्रॉपर्टीज को अटैच करने का ऑर्डर पास कर रहा है। राइट उन प्रॉपर्टीज को अटैच करने का ऑर्डर पास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उन प्रॉपर्टीज को अटैच करने का ऑर्डर पास कर रहा है, तो आईबीसी का जो बेसिक पर्पस है वो तो डिफीट हो रहा है ना, टू सेव द कंपनी। आईबीसी तो कहता है कि मॉरेटोरियम ले आओ, कंपनी के प्रॉपर्टीज को कहीं बेचो मत, डिस्पोज मत करो, और वहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या कर रहा है, कंपनी के उन मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, अटैचमेंट ऑर्डर पास कर रहा है टू अटैच द मॉर्गेज प्रॉपर्टीज इन फेवर ऑफ बैंक्स, एंड इवन दो व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट दे आर नॉट परचेज्ड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। सो दैट इज वाई इस पार्टिकुलर केस के अंदर एपलेट ट्रिब्यूनल ने हेल्ड किया, जो कि पॉमला के अंदर इस्टेब्लिश की गई है कि आईबीसी पॉमला को प्रिवेल करेगा। आईबीसी क्या करेगा, पॉमला को प्रिवेल करेगा। बोला गया कि देखो, अगर कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है एक्यूज्ड का, आप उसको अटैच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन प्रॉपर्टीज को बैंक के फेवर में मॉर्गेज किया गया है, फर्दर दे आर नॉट परचेज फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ आप अटैचमेंट ऑर्डर नहीं पास कर सकते हो। आईबीसी विल प्रिवेल ओवर पॉमला। अगर बाकी दूसरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, राइट, जो किसी भी तरीके से मॉर्गेज्ड नहीं है, आप उन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो दैट वाज डिसाइडेड। तो कहीं ना कहीं इन दिस पार्टिकुलर केस द एपलेट ट्रिब्यूनल डिसाइडेड दैट द आईबीसी विल ऑलवेज हैव ए अपर हैंड ओवर पॉमला। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का दूसरा केस, छगन चंद्रकांत भुजबल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब इस पार्टिकुलर केस के अंदर क्या डिसाइड किया गया, पहले क्या होता था पॉमला के अंदर कि जब भी अरेस्ट करने के पावर्स एक्सरसाइज किए जाते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता था। तो जब भी अरेस्ट करने के पावर्स एक्सरसाइज किए जाते थे, सीजी का अप्रूवल चाहिए होता था, उसकी वजह से प्रोसीडिंग्स डिले हो जाती थी। अब बोला गया कि देखेंगे कि अरेस्ट कौन कर रहा है, अरेस्ट करने का ऑर्डर कौन पास कर रहा है। अगर अरेस्ट करने का ऑर्डर पास किया जा रहा है बाय द डायरेक्टर, बाय द डेप्यूटी डायरेक्टर और बाय द असिस्टेंट डायरेक्टर इन पॉमला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। लेकिन अगर इनके अलावा कोई दूसरी अथॉरिटी अरेस्ट करने का ऑर्डर्स पास कर रही है, दूसरे ऑफिसर्स जो लोअर रैंक के हैं वो अरेस्ट करने का ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, तो वहां सीजी का ऑथराइजेशन चाहिए। तो अगर डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, अरेस्ट करने का ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो वहां सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो प्रोसीडिंग्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। प्लस एक चीज और बताया गया कि अगर डायरेक्टर के पास, डेप्यूटी डायरेक्टर के पास, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास एविडेंस है, रिजनेबल मैटर टू बिलीव है कि सामने वाले बंदे ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज करी हैं, तो वो लोग सामने वाले बंदे को अरेस्ट भी कर सकते हैं। सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिएगा, अरेस्ट भी कर सकते हैं, और इसके लिए सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिएगा। ठीक है ना, नो सीजी अप्रूवल, नो सीजी अप्रूवल। और साथ ही साथ अटैचमेंट का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, साथ में अटैचमेंट का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर पास कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन गो टुगेदर। ठीक है ना, एवरीथिंग कैन गो टुगेदर। सो सिंपल सा केस है। No authorization of the central government is required for directors, deputy directors and assistant directors, whereas in respect of other officers, such authorization may be necessary. They are authorized to arrest and initiate proceedings for attachment of property and to launch prosecution in the designated special court for the offences of money laundering. हमें पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्पेशल कोर्ट कंस्टिट्यूट किया जाता है, तो प्रोसिक्यूशन तो वहीं चलेगा इफ दे हैव रीजनेबल बिलीव टू डू सो। लेकिन उनके पास रीजनेबल बिलीव टू डू सो होना चाहिए, उनके पास एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सपना आया कि उस बंदे को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लिया जाके। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर है? तो ये जजमेंट्स हो गया अपना प्रिवेंशन। उसके बाद फेमा के जजमेंट्स आते हैं, दैट इज द फेमा 1999। अब देखना, फेमा और बेनामी के जजमेंट्स में ना कुछ बहुत ही फनी है। क्या फनी है? अगर आप फेमा के जो जजमेंट्स हैं वो गो थ्रू करोगे तो आपको कभी कभी जजमेंट देखकर लगेगा कि फेमा के अंदर फेमा जैसा कुछ नहीं है,
और अगर आप बेनामी के जजमेंट्स को गो थ्रू करोगे तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बेनामी के जजमेंट्स में बेनामी जैसा कुछ नहीं है. सो दैट इज समथिंग फनी. फिर भी 2-3 केस लॉज मैंने दोनों टॉपिक से लिए हैं आपके लिए. तो फेमा 1999 जो पहला जजमेंट है, दैट इज बेस्ड ऑन सेक्शन 13, दैट इज पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी टू इम्पोज फाइन ऑन द पर्सन, है ना, पावर ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी टू इम्पोज फाइन. तो ये जो केस है कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड करा है. इस केस के अंदर भास्कर जी का केस है, मिस्टर एस भास्कर वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फेमा. इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं, कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्या किया, पहले तो फॉरेन करेंसी सीज करी. ठीक है, पहले तो फॉरेन करेंसी सीज करा. फॉरेन करेंसी सीज करने के बाद पेनल्टी इंपोज करा, और पेनल्टी इंपोज करने के बाद जो फॉरेन करेंसी को सीज करा था उसको रिलीज कर दिया. तो फॉरेन करेंसी कॉन्फिस्केट किया गया था. कॉन्फिस्केट करने के बाद पेनल्टी इंपोज किया गया था. पेनल्टी इंपोज करने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भाई साहब ने क्या किया कि फॉरेन करेंसी को रिलीज कर दिया. आप बताओ, पेनल्टी इंपोज किया, अच्छी बात है. फॉरेन करेंसी को कॉन्फिस्केट किया, अच्छी बात है. लेकिन पेनल्टी इंपोज करने के बाद जो फॉरेन करेंसी है उसको रिलीज कर दिया जिसको कॉन्फिस्केट किया गया था. क्या ऐसा करना चाहिए था क्या? क्या ये सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स है क्या? बाय एंड सेल ऑफ गुड्स है क्या कि वहां से खरीदा यहां से रिलीज कर दिया? नहीं, सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए थी भाई. सामने वाले बंदे ने फेमा के अंदर कॉन्ट्रावेंशन किया है, सब चीजें एक साथ होनी चाहिए थी. कॉन्फिस्केशन ऑफ फॉरेन करेंसी सही था, पेनल्टी इंपोज करना भी सही था, बट पेनल्टी इंपोज करने के बाद फॉरेन करेंसी को आप रिलीज कर दोगे, वो आपने गलत किया है. दैट इज व्हाट इट इज डिसाइडेड. तो इस केस में क्या हुआ, दैट द डेप्यूटी डायरेक्टरेट imposed penalty and released foreign currency confiscated. And appellate tribunal held that it's a wrong exercise of power and accordingly it modified the order of the deputy directorate. तो डेप्यूटी डायरेक्टरेट ने क्या किया, इंपोज किया पेनल्टी और रिलीज कर दिया फॉरेन करेंसी कॉन्फिस्केटेड. एपलेट ट्रिब्यूनल ने हेल्ड किया दैट इट्स अ रॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड मॉडिफाइड ऑर्डर ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टरेट. दैट वाज व्हाट इट इज डिसाइडेड. The power of confiscation conferred under section 13 subsection 2 is in addition to the power to impose a penalty under section 13 subsection 1, and both the things can be done by the adjudicating authority simultaneously. That is what you have to remember. कर्नाटका हाई कोर्ट का जजमेंट है. उसके बाद फेमा का एक और केस आया, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग का केस आया, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो याद रखना एक भारतीय एयरटेल का भी केस था ऊपर, और यहाँ फेमा में वोडाफोन इंटरनेशनल का केस है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर वैसे तो काफी सारे फैक्ट्स हुए, काफी सारे ट्रांजैक्शंस हुए, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है. आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको एग्जाम के लिए क्रक्स याद रखना है. आपको खाली इतना याद रखना है कि 2 नॉन रेजिडेंट कंपनीज थी और 2 नॉन रेजिडेंट कंपनीज आपस में ट्रांजैक्शन एंटर कर रही थी. 2 नॉन रेजिडेंट कंपनीज थी और वो आपस में ट्रांजैक्शन एंटर कर रही थी, लेकिन वोडाफोन जो था उसका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था एक इंडियन रेजिडेंट कंपनी के ऊपर. 2 नॉन रेजिडेंट कंपनीज थी, दोनों आपस में ट्रांजैक्शन एंटर कर रही थी. सेल परचेज का ट्रांजैक्शन था, तो सेल परचेज का ट्रांजैक्शन था बोलकर वहां पे अगर आप क्या देखोगे इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो कैपिटल गेन टैक्स बनता है. ठीक है, और दोनों एंटिटीज कौन सी है, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज है. प्लस यहाँ पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो भी इंडिया के बाहर था. प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया के बाहर था. जो प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन है वो इंडिया के बाहर था. कैमन बोलकर एक जगह, वहां ट्रांजैक्शन हुआ था. प्लस दोनों नॉन रेजिडेंट एंटिटीज थी, लेकिन वोडाफोन का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था एक इंडियन रेजिडेंट कंपनी के ऊपर. जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वोडाफोन का एक कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था इंडियन रेजिडेंट कंपनी के ऊपर, बोलकर इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज ने उनसे कैपिटल गेन टैक्स डिमांड किया कि हमें इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल टैक्स मिलना चाहिए. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज के मांग को खारिज कर दिया और बोला कि दे डोंट हैव एनी जुरिस्डिक्शन टू इंपोज टैक्स ऑन द ऑफशोर ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 नॉन रेजिडेंट कंपनीज. सुप्रीम कोर्ट ऑथोरिटीज ने क्या हेल्ड किया, दैट द इंडियन रेवेन्यू ऑथोरिटीज डू नॉट हैव एनी जुरिस्डिक्शन टू इंपोज टैक्स ऑन द ऑफशोर ट्रांजैक्शंस बिटवीन 2 नॉन रेजिडेंट कंपनीज वेयरइन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इंडियन रेजिडेंट कंपनी इज एक्वायर्ड बाय द नॉन रेजिडेंट कंपनी इन द ट्रांजैक्शन. आई बिलीव इट इज क्लियर. फेमा का एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कन्वर नटवर सिंह वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एंड अनदर. कन्वर नटवर सिंह वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट एंड अनदर. यहां पे हुआ क्या, देखो कि एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने जब नोटिस दिया, राइट, नोटिसी को, यानी जिस बंदे को नोटिस दिया, सो इन दैट वेरी सिचुएशन होता क्या है, अब एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी अगर किसी पार्टिकुलर पर्सन के खिलाफ ऑर्डर सुना रही है, फैसला सुना रही है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को मिला होगा. जितने डॉक्यूमेंट्स एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को मिला होगा उनमें से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने कंसीडर किया होगा, उनके ऊपर रिलायंस प्लेस करे होंगे. बाकी ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिनके ऊपर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने रिलायंस प्लेस ही नहीं करा, जिन डॉक्यूमेंट्स को एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने इग्नोर कर दिया जो उस केस के लिए काम के नहीं थे.
ठीक है। अब एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज क्या कर रही है, डॉक्यूमेंट्स को देख रही है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलायंस प्लेस कर रही है और अकॉर्डिंगली एक पेनल्टी का ऑर्डर पास कर रही है। लेकिन उससे पहले एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी को क्या करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि मैंने कौन से डॉक्यूमेंट्स में रिलाई किया है, मैंने क्यों ये ऑर्डर आपके खिलाफ पास किया है, जो सामने वाला एक्यूज्ड पर्सन है उसकी बातें सुननी होती हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं, और उसके बाद ही एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी फैसला सुना सकता है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने रिलायंस प्लेस किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट सप्लाई कर दिए नोटिस को कि भाई ये देखो ये सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलायंस प्लेस करके अपना जजमेंट फ्रेम किया है। लेकिन नोटिस कहता है कि नहीं, मेरे को सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मेरे को सारे डॉक्यूमेंट सप्लाई करो, हर एक डॉक्यूमेंट सप्लाई करो, जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने रिलायंस प्लेस नहीं करा है आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी सप्लाई करो, वरना आपका ये नोटिस ही गलत है। तो यहां पे नोटिस इनवैलिडेट करना चाहता था एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के दिए गए नोटिस को ऑन द फैक्ट कि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा है। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, क्वेश्चन ये राइज हुआ कि विल सप्लाई ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू नोटिस सर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर सारे के सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने रिलायंस प्लेस किया है, अगर वो सर्व कर दिया जाए नोटिस को, तो क्या वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को सर्व करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, आप लॉजिकली सोचो क्या डिसाइड किया होगा, सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे या वो डॉक्यूमेंट देने से काम चल जाएगा जिनमें रिलायंस प्लेस किया। तो जो आपको लग रहा है वही सुप्रीम कोर्ट को लगा। आई बिलीव सो that the notice is not entitled to demand to furnish all the documents in possession of the adjudicating authority। सिर्फ अगर वो डॉक्यूमेंट जिनके ऊपर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ने रिलायंस प्लेस किया है, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी उतना भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है तो दैट इज इनफ टू सर्व द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के 3 जजमेंट हैं जो कि अपने लास्ट के 3 जजमेंट्स हैं, द जजमेंट्स फ्रॉम द बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट। सो कमिंग टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस एक्ट 1988, तो यहाँ पे 3 जजमेंट्स हैं, राइट। पहला जो 2 जजमेंट है दोनों डेफिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस्ड है, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 9। द फर्स्ट जजमेंट दैट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, स्मृति पी लीलावती वर्सेस शंकर नारायण राव, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर केस के अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, आपको खाली इतना याद रखना है कि अगर एक फादर अपने सन को या डॉटर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, तो उसे बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। आई थिंक लॉजिकल है, इट इज वेरी वेरी लॉजिकल, क्योंकि हमने बेनामी में एक्चुअली डिस्कस किया है कि जो कंसिडरेशन है वो जो बंदा परचेज कर रहा है उसके थ्रू फ्लो होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन एसर्टेनेबल नहीं है, कंसिडरेशन अगर बिल्कुल भी एसर्टेनेबल नहीं है, कंसिडरेशन अगर एसर्टेन नहीं हो सकता तो उस प्रॉपर्टी को बेनामी मानते हैं, ऐसा हमने डिस्कस किया है। फर्दर हमने डिस्कस किया है कि भाई जिस बंदे ने कंसिडरेशन पे किया है, प्रॉपर्टी अगर उसके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो वो प्रॉपर्टी भी बेनामी हो सकता है, और उसका काफी सारा एक्सेप्शन भी डिस्कस किया है। इस पार्टिकुलर केस के अंदर बोला गया कि देखो भाई, अगर फादर फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है अपने सन को टू परचेज ए प्रॉपर्टी, तो उस ट्रांजैक्शन को आप किसी भी एंगल से बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं मान सकते हो। तो वैसे तो आप डिटेल्ड केस लॉ की फाइल को रेफर करोगे तो पूरा डिटेल्ड में केस दिया है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है, एक सिनेरियो दे सकता है, फादर है, सन ने प्रॉपर्टी परचेज करा, फादर ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, बताओ इस प्रॉपर्टी को बेनामी मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। तो लीलावती जी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खाली यही डिसाइड किया है, आपको खाली यही याद रखना है। उसके बाद एक जजमेंट और है, निहारिका जैन का जजमेंट है, निहारिका जैन, राइट। निहारिका जैन का जजमेंट है वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां डिसीजन लिया है। इस डिसीजन के अंदर भी जो क्रक्स है वो यही है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन के अमेंडमेंट्स हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स आए थे 2016 के अंदर, वो सारे अमेंडमेंट्स का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। क्या बोला गया जजमेंट के अंदर कि बेनामी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स आए थे उन सबका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। तो इस पार्टिकुलर जजमेंट के अंदर क्या हुआ था, इस पार्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ था कि भाई जब पुराना बेनामी एक्ट एप्लीकेबल था, जब अमेंडमेंट्स नहीं आए थे, राइट, जब पुराना बेनामी एक्ट एप्लीकेबल था, जब अमेंडमेंट्स नहीं आए थे, तो उस वक्त मान लो पेनल्टी इंपोज कर दिया गया था एज पर द ओल्ड लॉ। अब बेनामी एक्ट के अमेंडमेंट्स आ गए, पेनल्टी ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गई, पहले 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू का पेनल्टी था, 25% हो गया, पहले इंप्रिजनमेंट इन्वॉल्व नहीं था, अब इंप्रिजनमेंट इन्वॉल्व हो गया। तो यहां पे व्हाट हैपेंड इज दैट कि क्या कर रहे थे ये लोग, व्हाट दे वर डूइंग इज दैट कि इन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं
जो पुराना लॉ है, पहले पुराना लॉ के हिसाब से पेनल्टी इंपोज किया गया था, अब नया लॉ आ गया है, नई पेनल्टी आ गई है, क्यों ना नई पेनल्टी इंपोज कर दी जाए। तो यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट ने मना कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसी बात है कि अमेंडमेंट्स इन बेनामी एक्ट आर प्रोस्पेक्टिव एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, and the penalty of new act will not be imposed for transactions that have taken place before the amendment. That is decided। ठीक है। उसके बाद एक जजमेंट आया भीम सिंह वर्सेस कान सिंह, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है भीम सिंह वर्सेस कान सिंह। काफी इंटरेस्टिंग जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये जजमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए है, इस जजमेंट के अंदर है कुछ भी नहीं। आप जजमेंट रीड करोगे, आप कहानी रीड करोगे तो आप बोलोगे बेनामी का केस लग ही नहीं रहा, ये तो एक नॉर्मल विल का केस लग रहा है मुझे। ठीक है। इस केस के अंदर हुआ क्या था, 3 भाइयों की कहानी है, भरत सिंह, भीम सिंह, कान सिंह। भरत सिंह के साथ भीम सिंह रहता था, भरत सिंह के साथ भीम सिंह रहता था, और भीम सिंह ने भरत सिंह की बहुत सेवा करी। मतलब भरत सिंह के 2 छोटे भाई हैं, एक भीम सिंह है, कान सिंह है। भरत सिंह के साथ भीम सिंह रहता था, भीम सिंह ने भरत सिंह की बहुत सेवा करी। उस सेवा भाव से खुश होकर भरत सिंह, जो कि ओनर था प्रॉपर्टी का, जब उसका डेथ हो गया, उसने उस प्रॉपर्टी को भीम सिंह के बेटे को ट्रांसफर कर दिया। क्यों ट्रांसफर कर दिया? बिकॉज भीम सिंह ने भरत सिंह की बहुत सेवा करी थी, तो उस सेवा भाव से खुश होकर भरत सिंह ने भीम सिंह के बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। डेथ के बाद यहां पे जो कान सिंह आया, जो दूसरा भाई है, थर्ड ब्रदर है, उसने बोला कि मेरा भी राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो जो ट्रांजैक्शन है वो तो बेनामी है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो, मेरा भी राइट है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा भी राइट होना चाहिए। एंड यहां पे भीम सिंह के ब्रदर को प्रॉपर्टी अकेले नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से 3 भाइयों का डिस्प्यूट था। भरत सिंह जो मर गए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भीम सिंह के बेटे को ट्रांसफर कर दी, और बाद में कान सिंह उन्होंने डिमांड करा राइट इन द प्रॉपर्टी। तो इस पार्टिकुलर जजमेंट के अंदर डिसाइड हुआ कि जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो काफी सारी चीजें देखी जाती है, इंटेंशन देखा जाता है। यहाँ पे जो भरत सिंह का इंटेंशन था वो बहुत क्लियर था कि भीम सिंह मेरे साथ रहते थे और मैं अपनी इच्छा से प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, उनके बेटे को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो कान सिंह का प्रॉपर्टी के ऊपर कोई राइट नहीं होगा। जजमेंट बहुत सिंपल है ना, जजमेंट बहुत सिंपल है, लॉजिकली भी आप आंसर कर देते हैं। लेकिन ये पार्टिकुलर केस इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज इस पार्टिकुलर जजमेंट में भीम सिंह एंड अनदर वर्सेस कान सिंह के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 4 टेस्ट दिए हैं टू डिटरमाइन वेदर ए ट्रांजैक्शन इज ए बेनामी ट्रांजैक्शन और नॉट। और ये 4 टेस्ट हमेशा काम आएगा टू डिटरमाइन वेदर ए ट्रांजैक्शन इज ए बेनामी ट्रांजैक्शन, इसीलिए ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 टेस्ट आप अलग से नोट डाउन कर लोगे। कौन से 4 टेस्ट हैं? समरी वाले केस लॉस की फाइल में मिलेगा आपको, राइट। पहला, द बर्डन टू प्रूव लाइज ऑन द पर्सन हु क्लेम्स इट टू बी बेनामी। मतलब ए की प्रॉपर्टी है, ए के पास प्रॉपर्टी है, बी ने क्लेम किया कि अरे ये जो ए के पास प्रॉपर्टी है वो बेनामी है, तो ए को अपना इनोसेंस प्रूव नहीं करना, बी को प्रूव करना है कि ए के पास जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कंसिडरेशन पे कर रहा है कोई और व्यक्ति, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है किसी और व्यक्ति के नाम पे, तो हमेशा ये अज्यूम किया जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है वो उस बंदे के बेनिफिट के लिए परचेज की गई है जिसने कंसिडरेशन पे किया है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कंसिडरेशन पे किया है पर्सन ए ने, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है पर्सन बी के नाम पे, तो माना जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी परचेज की गई है ये ए के बेनिफिट के लिए की गई है। तीसरी चीज, जिस बंदे ने कंसिडरेशन पे किया है उसका इंटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे वाले केस में अगर भरत सिंह ने कंसिडरेशन पे किया था तो उसका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है ना, कि इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसका इंटेंशन क्या था। चौथी चीज, वो जो इंटेंशन है वो काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड होगा, जैसे कि करंट सर्कमस्टेंसेस क्या है, पार्टीज के बीच रिलेशन क्या था। जैसे उस केस में भीम सिंह और भरत सिंह के बीच बहुत अच्छा भाइयों का रिलेशन था, भीम सिंह ने भरत सिंह की बहुत सेवा की थी। मोटिव्स बिहाइंड द ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन के पीछे मोटिव क्या था, एंड देयर सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो ये 4 चीजें दी हैं, 4 टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर ए ट्रांजैक्शन इज अ बेनामी ट्रांजैक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा भीम सिंह एंड अनदर वर्सेस कान सिंह के जजमेंट में। और ये 4 टेस्ट आप अलग अलग जगह लगा सकते हो, बाकी सिचुएशंस में भी लगा सकते हो। पहला, द बर्डन टू प्रूव लाइज ऑन द पर्सन हु क्लेम्स इट टू बी बेनामी। दूसरा, कंसिडरेशन अगर एक व्यक्ति पे कर रहा है, प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि परचेज बेनिफिट के लिए है उस पर्सन का जिसने कंसिडरेशन पे किया है। तीसरा, इंटेंशन ऑफ पर्सन हु पेड द कंसिडरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चौथा, वो जो इंटेंशन डिसाइड होगा वो करंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिसाइड होगा, रिलेशनशिप ऑफ पार्टीज के हिसाब से डिसाइड होगा, मोटिव्स बिहाइंड ट्रांजैक्शन के बिहाफ में डिसाइड होगा, एंड देयर सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है। जो वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, उसके भी कुछ फैक्ट्स मैंने आपके लिए यहाँ नोट डाउन कर दिया, लिख दिए, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हैं। कि जो वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग का केस था, वहां जो प्लेस ऑफ ट्रांजैक्शन है वो कैमन था, इंडिया के बाहर।
सीजीपी कंपनी एक कंपनी थी जो कि बेस्ड ऑन कैमन था आउट ऑफ इंडिया, जिसका 67% इंटरेस्ट था HEL के ऊपर, 67% कंट्रोल था HEL के ऊपर, जो कि एक जॉइंट वेंचर था SR का और हज का, और SR एक इंडियन कंपनी था। तो सीजीपी का यहाँ पे कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था HEF के ऊपर। फिर होल्डिंग ऑफ सीजीपी जो है, सीजीपी की जो होल्डिंग है उसने ट्रांसफर कर दिया कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वोडाफोन को। वोडाफोन ने बदले में कंसिडरेशन पे किया, और रेवेन्यू अथॉरिटीज ने बोला कि इस पार्टिकुलर कंसिडरेशन के अंदर, ट्रांजैक्शन के अंदर आपने टीडीएस क्यों नहीं काटा है, आपने टीडीएस क्यों डिडक्ट नहीं करा है, यहाँ एक कैपिटल टैक्स बनना चाहिए था, आपने टीडीएस डिडक्ट क्यों नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो दो नॉन रेजिडेंट के बीच है, एक ऑफशोर ट्रांजैक्शन है, और यहाँ टीडीएस की कोई अकाउंटेबिलिटी अराइज नहीं होगी। आई बिलीव इट इज क्लियर। तो देखो, इकोनॉमिक लॉस पेपर 6D के जो जजमेंट्स है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हो कि पूरे पेपर में 8 मार्क्स का जजमेंट आ जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग भी अपने को नहीं लगाना है। आप चाहो तो आप रीड कर सकते हो, डिटेल्ड केस लॉ का फाइल मैंने आपको दे दिया है, समरी दे दिया है, इंपॉर्टेंट केस लॉ का फाइल दे दिया है, बट लेट मी टेल यू, ज़्यादातर जो जजमेंट्स इंस्टीट्यूट के हैं ना वो क्लियर नहीं है। अभी भी आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, अगर आप किसी पार्टिकुलर केसेस को गूगल में सर्च करोगे तो आपको लग सकता है कि सर ने कुछ और बोला था, यहां कुछ और लिखा है। क्यों? कभी कभी वहां जज के ओपिनियन दिए होंगे, आप जज के ओपिनियन को केस का डिसीजन मत मान लेना। जजेस अपना अपना ओपिनियन देते हैं, फाइनली डिसीजन आता है, केस लंबा होता है। दूसरी चीज, काफी सारे केसेस आज भी ऑनगोइंग है, चलती जा रही है, तो वो जजमेंट फाइनल नहीं है, वो सिर्फ अभी के सिचुएशन के हिसाब से है। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ किया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको गूगल सर्च भी नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। केस लॉस के 3 फाइल आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति भाव हो, सिर्फ एक ग्रुप हो तो आप डिटेल्ड केस लॉ फाइल रीड कर लेना, उसके बाद समरी केस लॉ फाइल रीड कर लेना, तीसरी बार इंपॉर्टेंट केस लॉ फाइल रीड कर लेना। किसी के अंदर इतना भक्तिभाव नहीं है, बोथ ग्रुप दे रहे हो, टाइम कम है, कुछ मत करना, सिर्फ ये वीडियो देख लेना और ये 15 केस लॉ देख लेना। चांसेस है कि अगर केस लॉ आएगा तो इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि गारंटी किस बात की नहीं है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, बट मोस्ट लाइकली अगर केस लॉस के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। किसी और टीचर ने अगर सपोज इंपॉर्टेंट केस लॉस की लिस्ट दी है तो हो सकता है मुझसे डिफर करे, बिकॉज हर किसी का अलग ओपिनियन हो सकता है, अलग जजमेंट हो सकता है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, सो यू कैन अकॉर्डिंगली गो थ्रू दिस केस लॉस फाइल। दिस इज available on www.apnamental.com, free resources part, and this is again available on the Telegram channel। ठीक है, इस पार्टिकुलर केस के अंदर अगर मैं एक केस लॉ को बहुत क्लैरिटी के साथ आपको बताता तो 4-5 घंटे का लेक्चर हो जाता, मुझे उतना रेलिवेंट नहीं लगा, मैंने सिर्फ उतना बताया जितना एग्जाम के लिए चाहिए। राइट, 80% भी समझ आ गया तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, दैट्स इट। राइट, बाकी इकोनॉमिक लॉस के बाकी जितने रिसोर्सेज आप यूज करो, मास्टर इंडेक्स, 75 पेजेस समरी नोट्स, जितना भी मैंने आपको रिसोर्स प्रोवाइड किया सबके सब यूज करो, ऑडियो क्लिप सुनो, रिविजनरी वीडियोस देखो। अभी भी प्रॉब्लम लग रहा है इकोनॉमिक लॉस के अंदर तो 38 आवर्स का क्लासेस अवेलेबल है, डिटेल्ड में इकोनॉमिक लॉस कराया हुआ है, सारे चैप्टर्स कराए हुए हैं, आप वो देख कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। यू आर नॉट गोइंग टू इग्नोर दिस सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये ओपन बुक है। ये ओपन बुक है तो उसको एसेट बनाओ, अपनी लायबिलिटी मत बनाओ, है ना। यू आर ए CS स्टूडेंट, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, तो मेक दिस सब्जेक्ट योर asset and not your liability. Hopefully this video lecture was beneficial for you all the very best. Love you all, take care.